Hello everyone, my name is Sanket Jain and I welcome you all to Psyche Simplified. In our NCERT Psychology series, क्लास 11 आज हमारा चैप्टर रहेगा लर्निंग। 2 या 3 चैप्टर के बाद क्लास 7 की सारी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएंगी। आपको पता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये जो चैप्टर है लर्निंग और इसके बाद एक चैप्टर आएगा मेमोरी। ये चैप्टर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे पेपर 2 में एक चैप्टर आता है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में हम लर्निंग के और मेमोरी के काफी सारे प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। इस वजह से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि पहले तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लर्निंग होता क्या है। इसकी एक डेफिनेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। पैराडाइम ऑफ लर्निंग, किस किस तरीके से हम लर्निंग को समझ सकते हैं। क्लासिकल, ऑपरेंट, ऑब्जर्वेशन, इंसाइट, कॉग्निटिव, लेटेंट, स्किल, वर्बल, काफी अलग अलग टाइप होते हैं लर्निंग के। बेसिकली जो होते हैं दैट इज क्लासिकल, ऑपरेंट, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और आपका कॉग्निटिव। ये आपको 4 मेजर डोमेन मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद फिर मल्टीपल डोमेन और आती हैं। मल्टीपल इसके ब्रांचेस या अलग अलग टाइप के निकलना शुरू हो जाते हैं जो बाद के स्कॉलर्स बताते हैं। तो क्लासिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन और कॉग्निटिव, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर वर्बल स्किल, ठीक है, ये निकल के आती है। वर्बल स्किल, रीजनिंग स्किल, लर्निंग, प्रोबेबिलिटी लर्निंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शन लर्निंग, कुछ अलग अलग टाइप निकल के आते हैं। फैक्टर्स कौन से फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को, एंड व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये क्या होती हैं। इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पेज में आपको एक कोट देखने को मिलती है, जो कोट अपने आप में हमें काफी कुछ सिखाती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लर्निंग प्रिजर्व्स एरर ऑफ द पास्ट एज वेल एज इट्स विजडम। एन वाइट हेड ने हमें ये बताया है। आप देखिए, लर्निंग ये क्या बताते हैं, आपकी जो लर्निंग होती है, जो भी कुछ आप चीजें सीखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू विजडम, जो भी नॉलेज आपने गेन की है, प्लस एरर्स, जो भी गलतियां आपने अपनी जिंदगी के अंदर की हैं, उन सब से हमें एक लर्निंग, एक सबक मिलता है। तो लर्निंग के अंदर सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं आपकी जिंदगी के। जो भी विजडम, जो भी नॉलेज आप क्रिएट करते जा रहे हैं, जो भी यूजफुल स्किल्स आप डेवलप करते जा रहे हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आपने अपनी जिंदगी में अलग अलग एक्सपीरियंसेस को महसूस करके की है, वो सब आपके पास में आएगी। इसके अलावा आप गलतियों से भी सीखते हैं और गलतियां भी करते हैं, वो भी क्या होता है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, हम कभी रॉन्ग मेथड्स को अडॉप्ट करके काफी कुछ सीख जाते हैं। तो रॉन्ग मेथड को भी आपने लर्न किया ना। बहुत सारे बायसेस और बहुत सारे स्टीरियोटाइप हमारे समाज के अंदर हैं, ये मौजूद है। बायसेस मौजूद है, जेंडर बायसेस, स्टीरियोटाइप भी मौजूद है समाज के अंदर। हमें पता नहीं है, लेकिन हमने उनको सीख लिया है। काफी कुछ हमें जैसे पता है कि हमारे घरों में होता है विच इज जेंडर बायस्ड, लेकिन देख देख कर हम उन चीजों को सीख चुके हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। काफी सारे स्टीरियोटाइप या बायसेस हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, ठीक है, टीवी पर देखते हैं, तो क्लासिकल कंडीशनिंग वहां पे हो चुकी है, हम उन सबको सीख चुके हैं। बहुत सारे आउटडेटेड बिलीफ्स, सुपरस्टिशन, ये क्या है, ये सब हमने सीखा है, ये लर्निंग है। तो उसके अंदर सब कुछ निकल के आता है। ओके, अब जैसे ये सब कुछ निकल के आया, इसको बार बार आप रिपीट करोगे। आपके पास कोई भी नॉलेज है तो आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे। ये बायसेस भी आप शो करते हो लोगों के अगेंस्ट में, डिस्क्रिमिनेट करते हो बिहेवियर के टर्म्स में, ठीक है, तो ये भी आप दिखाते हो। तो इट गेट रीइंफोर्स्ड अगेन एंड अगेन, रिपीट करते हो आप इसको बार बार, और आपको इसको बार बार रिपीट करने पर रिवॉर्ड मिलता है ना। आप अपनी करेक्ट नॉलेज का इस्तेमाल करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको प्रशंसा मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है। आप बायसेस और स्टीरियोटाइप जो बने हुए समाज के अंदर उनको दिखाते हो तो आपको समाज से एक अप्रूवल मिलता है। इस तरीके से आप एक कल्चर का, मेमोरी का पार्ट बन जाते हैं। और इस तरीके से लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गलतियां होती हैं इसके अंदर, लेकिन इस प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके की क्या है, आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस है ना। यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करते हो नॉलेज को, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो। ओके, गलतियां होंगी, उनसे भी आप सीखेंगे और विजडम भी आप क्रिएट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं ऐसे पेपर, एथिक्स पेपर और साइकोलॉजी के अंदर भी। ठीक है, इसमें देखिए अब जो हम बेसिक टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, ये आपका पेज है एनसीईआरटी का, उसके साथ में मैंने आपका स्क्रीनशॉट लगा रखा है, जिसको आप आसान तरीके से बाद में रिवाइज कर सको। ये सारा आपको हमारी एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आपको लास्ट में क्या करना है, बस इन्हीं को, ये जो फ्लैश नोट्स आप देखने को मिलेंगे, फ्लैश कार्ड जो है, फ्लो चार्ट जो है, आपको इन्हीं को देखना है, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, लर्निंग इन साइकोलॉजी क्या होता है, एक डेफिनेशन सबसे पहले बनाने की कोशिश करेंगे। लर्निंग क्या है, इट इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर which is coming out of different kind of experiences, relatively permanent change in behavior due to experience। अब देखिए, इसके अंदर आपको कुछ कुछ फीचर्स, कुछ शब्द देखने को मिलेंगे। पहली बात, लर्निंग क्या है, रिलेटिव परमानेंट चेंज, मतलब कि चेंज होगा, ये बदल सकती है। जो भी आपने सीखा है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वो चेंज रिलेटिव होगा।
ऐसा नहीं कि आपने कुछ आज सीखा, कल आप भूल गए, परसों सीखा, फिर भूल गए, है ना? या फिर मान लीजिए कुछ आप अलग ही स्टेट में हैं, आपने उसमें कुछ चीज़ों को सीख लिया, तो वो क्या है, वो टेम्परेरी चेंज है, वो परमानेंट चेंज नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट के अंदर हैं, तो वहाँ पे आपने कुछ चीज़ को सीख लिया, दैट इज़ टेम्परेरी चेंज, इट इज़ नॉट परमानेंट चेंज। तो ये क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है आपके बिहेवियर के अंदर। आपके बिहेवियर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज निकल के आएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कार को चलाना सीखा, तो कार की चलाने की वजह से, कार को चलाना आपको किसी ने सिखाया, तो वो क्या हो गया, एक्सपीरियंस। उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, आप कार चलाओगे, तो ये आपका हो गया बिहेवियर, और ये चेंज रहेगा। ऐसा नहीं कि कार आपने सीख लिया आज, कल आप उसको भूल जाओगे। इट विल बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अनलेस कोई अगर बीमारी या कुछ और आपका मेजर एक्सीडेंट होता है, तो वो अलग बात होता है। दिस इज एक्सपीरियंस बेस्ड, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी ये, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। तो पहला कीवर्ड जो है, इट इज एक्सपीरियंस ड्रिवन। लर्निंग जो होती है वो एक्सपीरियंसेस से आती है। आप एनवायरनमेंट में लोगों से सीखो, चीजों को सीखते हो, और ये क्या रहेगी, रिलेटिवली परमानेंट। चेंज विल परसिस्ट बियॉन्ड इमीडिएट सिचुएशन। इसकी तरह से क्या होगा, बार बार उस काम को करोगे तो आपकी हैबिट भी फॉर्म होती है, हैबिट फॉर्मेशन विल आल्सो बी देयर। क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो, तो आपका जो बिहेवियरल चेंज निकल के आया है ना, वो क्या हो जाएगा, वो एक स्टेबल बिहेवियरल पैटर्न बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपकी लर्निंग की प्रोसेस होती है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि लर्निंग जो है ना, इट इज नॉट शॉर्ट टर्म, पहली बात तो, ठीक है? लर्निंग एक परमानेंट चेंज है। कोई भी टेम्पररी चेंज होगा ना आपके पास में, तो हम उसको, आप क्या बोलोगे, आप उसको लर्निंग नहीं बोलोगे, ठीक है? टेम्पररी चेंज को हम लर्निंग नहीं बोलते। फटीग अगर हो गया, शॉर्ट टर्म है, नहीं बोलेंगे, ओके? हैबिचुएशन से रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाता है। ड्रग क्या है, ड्रग्स क्या होता है, मान लीजिए आप किसी फिजियोलॉजिकल स्टेट में हैं, वहां कुछ सीखे, ये सब आपके क्या होते हैं, टेम्पररी चेंज होते हैं, इसको अपन लर्निंग नहीं बोलेंगे। अब देखिए, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, जो बिहेवियरिज्म वाले होते हैं, ये जो कंसेप्ट होता है लर्निंग को, इसका जो फेमस किया है, इसको किया है स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म ने। ये काफी फेमस स्कूल है साइकोलॉजी के अंदर। इन्होंने ये कंसेप्ट ज्यादा बताए हैं। अगर आप इसके स्कूल के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो हमने इस पे एक अलग से डिटेल लेक्चर बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? अब बिहेवियरिज्म वाले क्या बोलते हैं कि भाई लर्निंग जो है ना, अगर आपने कुछ सीखा है, तो आप उसको अनलर्न भी कर सकते हो, और अनलर्न को फिर वापस से लर्न भी कर सकते हो। लर्निंग कैन बी अनलर्न आल्सो, ठीक है? एंड कैन बी लर्न अगेन आल्सो। मान लीजिए कोई किसी भी एक तरीके का फोबिया है, डर आपके अंदर आ गया है, तो फोबिया डिसऑर्डर्स होते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो फोबिया आपको आ गया, डर आपको क्रिएट हो गया, ये डर आपने सीखा है, कुछ लर्निंग आपकी हुई है, तो हम इस डर को हटा भी सकते हैं, अनलर्न भी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेरेपी। काफी थेरेपी होती है, उनसे हम इसको अनलर्न भी करा सकते हैं। दैट इज व्हाट बिहेवियरिज्म हैज सेड। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए, लर्निंग को समझने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। हमें पता है कि ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस जो होते हैं, दे एक्वायर नॉलेज, दे एक्वायर बिहेवियर। अब ये अलग अलग पैराडाइम है, मतलब किस किस तरीके से हम लर्निंग को समझ सकते हैं। पहला होता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, थर्ड होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ये तीन मेजर होते हैं। क्लासिकल और जो ऑपरेंट है ना, ये हमको जो देते हैं इंपॉर्टेंट नाम, यहाँ पे जो निकल के आते हैं, क्लासिकल के लिए जो इंपॉर्टेंट नाम निकल के आएगा वो होगा पेवलॉव, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं डॉग के ऊपर। और जो ऑपरेंट के लिए नाम इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपके पास स्किन। ऐसे ही बंडूरा के लिए ऑब्जर्वेशन लर्निंग आपको हमें हमें जो देते हैं वो होते हैं बंडूरा, ठीक है? इनमें से पेवलॉव और स्किनर जो है ना, ये प्योर बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है? तो बिहेवियरिस्ट होते हैं, ये अपना क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपन कंडीशनिंग देंगे। बंडूरा बिहेवियरिस्ट होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन वो बाद में जाकर थोड़ा बहुत कॉग्निटिव की तरह भी शिफ्ट हो जाते हैं। इसी वजह से बंडूरा की थ्योरी को हम सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं कभी-कभी, जहां पर हम दूसरे लोगों को देख देख कर चीजों को सीखेंगे। कॉग्निटिव लर्निंग कहती है कि मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। पेवलॉव और स्किनर क्या बोलते हैं, मेंटल प्रोसेस का कोई लेना देना नहीं है, बस स्टिमुलस होगा और रिस्पॉन्स होगा, उससे हम सब कुछ लोगों को सिखा देंगे। अभी आपको समझ में आएगा। ये मेंटल प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं कॉग्निटिव वाले, ठीक है? इसके अंदर जो नाम इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं वो होते हैं कोहलर, ये स्कॉलर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक होता है टोलमैन। कोहलर बताते हैं इनसाइड लर्निंग के बारे में, और टोलमैन बताते हैं हिडन लर्निंग, लेटेंट लर्निंग भी उसको बोलते हैं। ये हमारे मेजर टाइप हो जाते हैं। इसके अलावा फिर वर्बल लर्निंग भी होती है। इसको काफी लोगों ने मिलकर बताया था, कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है। कंसेप्ट लर्निंग होगी, स्किल लर्निंग होगी, सेल्फ इंस्ट्रक्शन लर्निंग होगी, प्रोबेबिलिटी लर्निंग भी होती है। ये हमारे अलग अलग हो जाते हैं, जो फर्दर डिवीजन है। बेसिक हमारी आपको ये चार देखने को मिलेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट है ना, ये हमें पेवलॉव देते हैं, ठीक है? पेवलॉव क्या है, रशियन फिजियोलॉजिस्ट है। ये फिजियोलॉजिस्ट फिजियोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो ये क्या होता है, शुरुआत में ये डॉग का सेलिब्रेशन, मतलब डॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इसके बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं, इसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके ये क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट दे देते हैं,
और उसके ऊपर ये बहुत मेजर कंसेप्ट बताते हैं हमें। इसको हम सबसे पहले आप ये समझिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है? जब भी देखिएगा, जब 1 से 2 1 से लेके 2 पीएम का टाइम होता है, तो आप देखना आपको ना अपने आप ही भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है। ऐसे ही रात को जब 8 से 9 बजेंगे तो आपको डिनर करने का मन करेगा, क्योंकि वो टाइम फिक्स होता है ना? किसी का 9 से 10 हो सकता है। जैसे ही आपकी किसी फेवरेट डिश का नाम बोला जाएगा या टीवी पे आएगा, तो आपके मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई? बिकॉज़ ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये एसोसिएशन हो चुका है, ठीक है? अच्छा म्यूज़िक बजता है तो आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा फ़ील होता है। ये क्या होता है? ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, जहाँ पर 2 स्टिमुलाई का एसोसिएशन हो जाता है और उसकी वजह से लर्निंग प्रोसेस होती है। अब इसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो पेवलोव ने किया था। अब हुआ क्या, इन्होंने डॉग के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट। अब देखिएगा इसको। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब आप कह लीजिए यहाँ पर एसोसिएशन है। शुरुआत में इन्होंने क्या किया, डॉग के सामने एक अनकंडीशनल स्टिमुलस रखा, उसकी वजह से एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स निकल के आता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, पहली बात, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्टिमुलस यानी कि कोई भी एनर्जी जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, और रिस्पॉन्स यानी कि उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स निकल के आता है। जैसे मान लीजिए हवा का एक झोंका आया, तो मेरी आंखें हल्की सी ब्लिंक हो गई, तो हवा का झोंका इज स्टिमुलस, उसकी वजह से रिस्पॉन्स निकल के आया, मैंने अपनी आंखों को हल्का सा ठर कर दिया। ओके, गरम तवे पे हाथ रखा, आपने हाथ हटा दिया, गरम तवा स्टिमुलस और आपने हाथ हटाया, आपका रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग कुछ नहीं हुई, ये तो नेचुरल होता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, डॉग के सामने खाना रखा गया, ये फिश है, ठीक है, या फिश या जो भी मीट का पीस डॉग के सामने रखा गया। जैसे ही खाना रखा गया, डॉग ने सेलिब्रेट किया, ये तो नेचुरल है, आपके सामने भी खाना आएगा, आप भी सेलिब्रेट करोगे। डॉग ने भी सेलिब्रेट किया। दिस इज अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशनिंग नहीं हुई। अब क्या हुआ, डॉग के सामने एक घंटी बजाई गई। अब घंटी से क्यों उसको सलाइवा आएगा? तो घंटी क्या न्यूट्रल है, तो उसका कोई भी इफेक्ट डॉग के ऊपर नहीं आएगा। नो सेल्यूशन एट ऑल, नो कंडीशनल रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स निकल के नहीं आएगा, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। अब क्या हुआ, कंडीशनिंग कराई गई। ड्यूरिंग कंडीशनिंग व्हाट हैपेंस, दिस पर्टिकुलर न्यूट्रल स्टिमुलस, व्हाट इज दिस इज अ रिंग, दिस इज न्यूट्रल स्टिमुलस एंड दिस इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, बोथ वर पेयर टुगेदर, दोनों को साथ में रखा गया। घंटी बजाई, खाना दिया, रिस्पॉन्स निकल के आएगा। घंटी बजाई, खाना दिया, रिस्पॉन्स। घंटी बजाई, खाना दिया, रिस्पॉन्स क्या, सेलिब्रेशन। Now what happens? This process is repeated again and again, again and again, again and again. Now after this, what will happen? There is no need to provide food, क्योंकि ये कंडीशनिंग इनके बीच में ना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पेयरिंग हो चुकी है। अब वो पेयरिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जैसे ही घंटी बजेगी ना, वैसी घंटी बजेगी, वैसे ही उसके मुंह में क्या होगा, उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, उसको सलाइवा होना शुरू हो जाएगा। खाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पेयरिंग हो चुकी है, उसको पता है कि भाई खाना आने वाला है। अब खाना नहीं भी आएगा ना, तो अभी क्या होगा, उसको सेलिब्रेट होना शुरू हो जाएगा, सलाइवा उसके मुंह से आना शुरू हो जाएगा। दिस इज वॉट हैपेंस इन द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इस तरीके से देखिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए इन द कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, है ना? जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्ट म्यूजिक बजता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। अब उसी सॉफ्ट म्यूजिक में क्या होगा, आपको कंपनी वाले एक प्रोडक्ट दे देंगे। अब आपका एसोसिएशन क्या है, सॉफ्ट म्यूजिक से, आपको अच्छा महसूस हो रहा है। अब एक प्रोडक्ट तो दे दिया वहां पर, तो आपने उस प्रोडक्ट को भी अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया और आपने उसको खरीद लिया। मॉल में जाते हो, बढ़िया एटमोस्फेयर, बहुत बढ़िया लाइटिंग होती है। सिंपल एग्जांपल लो, आप शॉपिंग करने जाओगे, दुकानदार की रूम में, दुकानदार की उसमें अगर दुकान में अगर एसी लगा होगा, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, वो आपको पानी सर्व करेगा, कॉफी पिलाएगा, देते नहीं है दुकानदार, तो उसका अच्छा माहौल बनता है। माहौल अच्छा होगा तो आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा तो आप शॉपिंग करोगे, और वाइस वर्सा। ठीक है, दिस इज व्हाट क्लासिकल कंडीशनिंग, ये आपको होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फूड से हुआ सेलिब्रेशन, ठीक है, घंटी से आया नो रिस्पॉन्स, फिर धीरे धीरे कर करके क्या हुआ, बेल से भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं। पहला क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिससे निकल के आता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि नॉर्मल, ठीक है, जैसे एग्जांपल फूड, फूड से सलाइवा आता है, कोई कंडीशनिंग की बात नहीं है। कंडीशनल स्टिमुलस होता है न्यूट्रल स्टिमुलस शुरुआत में, जैसे बेल था, लेकिन हमने बेल से बाद में रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, तो जो बेल पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था ना, वो कंडीशनल स्टिमुलस बन गया, क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है। आप देखोगे इस एग्जांपल के अंदर, ये पहले क्या है, बेल, बेल पहले न्यूट्रल स्टिमुलस है बिफोर कंडीशनिंग, लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग यही न्यूट्रल स्टिमुलस अब क्या बन जाता है, आपका कंडीशनल स्टिमुलस बन जाता है। दिस इज द मेजर प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसमें देखिए कुछ कंसेप्ट और होते हैं जो हम ध्यान देने वाले होते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहली बात, टाइम रिलेशनशिप बिटवीन CS एंड US टुगेदर। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सी कंडीशनिंग इसमें से बेस्ट है। पहली होती है साइमल्टेनियस।
कि आप CS यूएस साथ में दे दो। ठीक है, CS यूएस समझ गए आप? यूएस क्या था? फूड, और CS क्या है? वो रिंग का बजना, घंटी का बजना। ठीक है, तो आप किस तरीके से दोगे, मतलब आप पेयरिंग किस तरीके से कराओगे? दोनों को आप साथ में दे दो साइमल्टेनियस, तो क्या उस केस में कंडीशनिंग या लर्निंग सही तरीके से होगी? सोचिएगा इसके बारे में। दोनों साथ में जा रही हैं, कंफ्यूज हो जाएगा डॉग। ठीक है, किस वजह से सेलिब्रेट करना है। एक होती है डिलेड, इसको जनरली बेस्ट माना जाता है। CS ओवरलैप एंड प्रोसीड यूएस। ठीक है, ठीक है कि पहले CS दिया फिर आपने यूएस दिया, जो वहां पे हो रहा था। घंटी बजाई, खाना दिया, रिस्पॉन्स, घंटी खाना रिस्पॉन्स, घंटी खाना रिस्पॉन्स। तो उस केस में क्या होगा, कंडीशनिंग आपकी बेस्ट निकल के आएगी। ट्रेस यानी कि आपने गैप रख दिया इनके बीच में, घंटी बजाई, 1 घंटे बाद खाना दिया, फिर तो कंडीशनिंग खत्म हो गई, है ना? गैप होना हो गया तो कंडीशनिंग खत्म हो जाएगी। या बैकवर्ड आपने उल्टा कर दिया। ठीक है, पहले आपने खाना दे दिया फिर आपने घंटी बजाई, तो फिर तो बहुत रेयर होगी, होगी लेकिन बहुत रेयर होगी। डिलेड कंडीशनिंग के अंदर मोस्ट इफेक्टिव कंडीशनिंग निकल के आती है। बहुत कम टाइम होना चाहिए जब आप घंटी बजाओगे और खाना दोगे। इसी तरीके से जो अनकंडीशनल स्टिमुलस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होगा, प्लेजर मिलेगा। कुछ ऐसे होंगे जिनसे आपको पेन मिलेगा। अवश्य इससे भी पेयरिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे अल्कोहल रिहैब सेंटर्स होते हैं, तो कोई इंसान अल्कोहल से एडिक्ट हो गया। ठीक है, जब अल्कोहल से एडिक्ट हो गया तो वो क्यों हो गया? क्योंकि पेयरिंग हो चुकी है। उसको अल्कोहल लेने से मजा आता है, प्लेजर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके एपिटाइट वाले स्टिमुलस। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसको रिहैब सेंटर में क्या करेंगे, उसको अल्कोहल में ना कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल के दे देंगे जिससे उसको नौशिया फील होगा, जिससे उसको उसका टेस्ट बहुत बिटर लगेगा। अब धीरे-धीरे क्या होगा, उसकी जो पेयरिंग हुई थी अल्कोहल से, कि अल्कोहल से मुझे अच्छा महसूस होता है। अब वो पेयरिंग क्या होगी, क्योंकि बिटर टेस्ट हो रहा है, अब पेयरिंग हमने अवर्सिव कर दी, पेन दे दिया, डिस्कम्फर्ट दे दिया। अब वो पेयरिंग क्या हो गई कि जैसे मैं अल्कोहल लूँगा तो मुझे बिटर टेस्ट आएगा, तो मैं उसको छोड़ दूँगा। दिस इज़ अवर्सिव, अवर्सिव स्टिमुलस। इसी को ही हम अवर्जन थेरेपी भी कहते हैं। और यही इस्तेमाल होता है अल्कोहल रिहैब सेंटर्स के अंदर। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैंने आपको बताया टाइम रिलेशनशिप। ओके, देन इंटेंसिटी ऑफ द CS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाउड साउंड दे रहे हैं यहाँ पे, आप सॉफ्ट साउंड दे रहे हैं, है ना? हाई इंटेंसिटी होगी तो ट्रायल्स बहुत कम देनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, दिस इज हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स। इस तरीके से हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग काम करती है। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑपरेंट और या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। दूसरी जो होती है हमारी ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है। दो शब्द हैं यहाँ पर, एक देखिए ऑपरेंट और दूसरा हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, जनरली ये जो फेमस है ये ऑपरेंट के नाम से आपकी फेमस होती है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है, ये हमारा होता है स्किनर। ठीक है, इसमें दो नाम इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली, एक तो स्किनर और दूसरा नाम होता है आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक शुरुआत में इसके बारे में बताते हैं और इसको और बेटर कर देते हैं बाद में जाकर स्किनर। ऐसी क्लासिकल जो मैंने आपको बताया उसमें एक पेवलॉव और दूसरा वॉटसन, ये दो नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। पेवलॉव शुरुआत करेंगे, वॉटसन आगे लेके जाएंगे। इसको थॉर्नडाइक स्टार्ट करेंगे और स्किनर आगे लेके जाएंगे। ठीक है, स्किनर अपना एक बॉक्स, स्किनर बॉक्स ही बोलते हैं, जहां पर वो रैट के ऊपर करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको हम स्किनर बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक हंग्री रैट इज प्लेस इन द चैम्बर विच वॉज सो बिल्ट द रैट कुड मूव इन साइड बट कुड नॉट कम आउट। इन द चैम्बर देयर वाज अ लीवर which was connected to a food containing kept on the top of the chamber. When the lever is pressed, a food pellet drop on the plate placed close to the lever. While moving around and pounding the wall, the hungry rat accidentally placed the lever and a food pellet drops on the pellet. ठीक है, अब होता क्या है देखिए, इसके अंदर, इसके अंदर बॉक्स के अंदर ये जो रैट है, ये यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर बंद है और यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है। अब क्या करता है रैट, क्या करता है, आसपास कोशिश करता है कि किस तरीके से काम हो जाए। एक मूवमेंट करने पर उसको क्या लगता है कि भाई मैंने लीवर को नीचे किया और फूड पैलेट रिलीज हो गए। अब ऐसा वो बार बार करता है। ऑपरेंट का मतलब क्या होता है कि वो वॉलंटरी बार बार करेगा। एक बार उसको करने से सीखे, एक बार उसने किया तो उसको फूड मिल गया, मतलब उसको प्लेजर मिल गया, उसको रिवॉर्ड मिल गया। तो उसको क्या समझ में आया कि अगर मैं बार बार ऐसा करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो ये बिहेवियर को सीख जाता है कि मुझे लीवर को नीचे खींचना है और फिर मुझे फूड मिलेगा और मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो लीवर को खींचने से खाना मिलता है। शुरुआत में वो क्या कर रहा था, वो एक्सप्लोर कर रहा था एनवायरनमेंट को, लेकिन एकदम से क्या हुआ, एक वॉलंटरी बिहेवियर निकल के आया और ये एसोसिएशन जो हो गया उसके अंदर फॉर्म हो गया, इस वजह से क्योंकि उसको वहां से रिवॉर्ड मिल रहा था। ऐसे ही हम जिंदगी के अंदर काम करते हैं। हमें कोई भी काम करने से अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो हम उसको रिपीट करेंगे, अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे तो रिपीट करेंगे, अगर मान लो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो हम उसको अवॉइड कर देंगे, हम उसको काम को करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसकी बेसिस पर आपकी लर्निंग निकल के आती है। ठीक है, ये होती है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग।
है ना? मान लीजिए एक बच्चे ने कोई भी अच्छा बिहेवियर किया, माँ-बाप ने उसको रिवॉर्ड दिया, एप्रिशिएट किया, तो बच्चा वो बिहेवियर रिपीट करेगा। मान लो बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो माँ-बाप डाँटेंगे, फिर बच्चा उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा, है ना? तो बिहेवियर फॉलोड बाय रिवॉर्ड इज़ रिपीटेड, या फिर उसको पनिशमेंट मिल गया तो उस बिहेवियर को नहीं करेगा। अब इसी को आप समझिएगा विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, देखिए, ये जो स्किनर है, ये बताते हैं ओपन कंडीशनिंग के अंदर या तो आपको मिलते हैं रिवॉर्ड या आपको मिलता है पनिशमेंट। जब भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, तो आप उस बिहेवियर को इंक्रीज, आपके बिहेवियर में बढ़ोतरी निकल के आएगी, इंक्रीज होगा। व्हेन यू विल बी गिवन पनिशमेंट, देन देयर इट विल रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द बिहेवियर। ओके, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा नहीं। रीइंफोर्समेंट आर ऑफ अगेन टू टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। पनिशमेंट भी दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आप कुछ प्लेजेंट ऐड करते हो। पॉजिटिव यानी कि ऐड करना, कुछ प्लेजेंट ऐड करोगे तो आपका बिहेवियर इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे बिहेवियर। मान लो बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, आपने उसको शाबाशी दी, तो उसका ये बिहेवियर इंक्रीज हो गया। दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब नेगेटिव में क्या, नेगेटिव में माइनस होगा। ठीक है, तो आप यहां पर माइनस करते हो अनप्लेजेंट, ताकि उसका बिहेवियर फर्दर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मान लीजिए आपको एक बच्चे से कुछ काम करवाना है, आपको चाहते हैं कि बच्चा अपने रूम को साफ करके रखे, तो आप क्या बोलोगे, आप बच्चे को बोलोगे अगर तुम अपने रूम को साफ करके रखोगे हमेशा, तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा होमवर्क का टाइम कम कर देंगे। तो आपने अनप्लेजेंट, होमवर्क करना अनप्लेजेंट था उस बच्चे के लिए, वो टाइम उसने कम कर दिया, नेगेटिव इन्फोर्समेंट, तो उसने कमरे को साफ रखा। ठीक है, एक होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट से क्या करना है आपको, पनिशमेंट से आपको बिहेवियर कम करवाना है, बिहेवियर कम कराना है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट आपने दिया, पहला हुआ पॉजिटिव पनिशमेंट, यानी कि आप कुछ अनप्लेजेंट को ऐड करोगे, यू विल ऐड सम अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा चुपचाप रहे मेहमानों के सामने, तो आप बच्चे को बोलोगे कि अगर तुमने मेहमानों के सामने शोर मचाया, तो हम तुम्हें पनिश करेंगे। अनप्लेजेंट ऐड कर दिया तो बच्चा शांत रहेगा। एक होता है नेगेटिव पनिशमेंट, यानी कि आप कुछ प्लेजेंट उसे छीन लोगे। ठीक है, नेगेटिव, कोई अच्छी चीज आपने छीन ली, आप चाहते हो कि मेहमान के सामने चुप रहे, चुप रहोगे, अदरवाइज चुप नहीं रहे तो हम तुमसे तुम्हारा प्ले टाइम छीन लेंगे, कम कर देंगे। तो ये क्या होता है आपका पनिशमेंट। ओके, इससे आपका बिहेवियर कम हो गया। इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसेस काम करती है। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओपन कंडीशनिंग। ठीक है, एक हो गया रीइंफोर्समेंट, एक हो गया आपका पनिशमेंट। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव में रिवॉर्ड हम ऐड करेंगे, नेगेटिव में हम रिमूव कर देंगे अनप्लेजेंट स्टिमुलस को। अब उसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से पनिशमेंट काम करता है। ठीक है, जितना ज्यादा रीइंफोर्समेंट मिलेगा उतनी बेहतर आपकी लर्निंग होती है, जितना बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। रिवॉर्ड अगर इन्फीरियर दोगे तो रिस्पॉन्स भी आपका वीक निकल के आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल भी होते हैं, टाइमिंग। मान लीजिए एक बच्चे को आप हमेशा रिवॉर्ड दे रहे हो जब भी वो अच्छा काम कर रहा है, तो इट इज नॉट फीजेबल ना, कब तक उसको रिवॉर्ड दोगे। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, मतलब हर एक बार आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। इट इज नॉट फीजेबल, इट इज नॉट फीजेबल आल्सो, और ये सही भी नहीं है, क्योंकि बच्चे को क्या लगेगा कि भाई मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है तभी मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा होता है इंटरमिटेंट, कि आप उसको ओकेशनल इन्फोर्समेंट दो। ये लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर होता है, ये बढ़िया होता है, स्ट्रॉन्गर, कि आप हमेशा मत दो यार, पार्शियल दो। तो बच्चे के अंदर भी एक सस्पेंस रहेगा कि मुझे शायद अब मिल सकता है, अब मिल सकता है, तो मैं काम करूंगा। ठीक है, दिस इज इंटरमिटेंट पार्शियल। जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय को अगर हर बार मिल रहा है इंक्रीमेंट, तो फिर तो मजा नहीं आएगा, है ना। लेकिन उसको पता है कि शायद अब मिल सकता है, अब मिल सकता है, तो इस एक्सपेक्टेशंस में वो हमेशा अच्छा काम करेगा। ठीक है, दिस इज शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ओके, इफेक्टिव लर्निंग ऑकर्स व्हेन रीइंफोर्समेंट इज टाइमली, स्ट्रांग एंड मीनिंगफुल। ठीक है, टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट मैं आपको बता दिए, कुछ होते हैं पॉजिटिव, कुछ होते हैं नेगेटिव। ठीक है ना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं होता, पनिशमेंट अलग चीज होती है, जो हम फिजिकल पनिशमेंट करते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। ठीक है, वो अलग होता है। फीचर्स मैंने आपको बता दिए, नंबर, अमाउंट और क्वालिटी किस तरीके की होगी। कंटिन्यूअस हमने बात की, इंटरमिटेंट की हमने बात की कि इंटरमिटेंट या पार्शियल किस तरीके से होते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग, दिस इज अबाउट ओपन कंडीशनिंग। अब इन दोनों में देखिए कुछ हमारी प्रोसेस भी होती है इंपॉर्टेंट। टोटल 4 तरीके की प्रोसेस हम देखते हैं। रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर इंक्रीज होगा। एक क्या होता है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है, मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई बिहेवियर को सीख लिया, अब उसी को ही वो हर जगह जनरलाइज कर रहा है। दिस इज लर्निंग स्प्रेडिंग टू सिमिलर सिचुएशन। अगर बच्चे ने ये चीज सीख लिया कि मुझे इस जगह पर इस तरीके से बिहेव करना है, मुझे गेस्ट के सामने ऐसे बिहेव करना है, ये उसने सीख लिया, ये लर्निंग हो चुकी है। अब वो उसको जनरलाइज करेगा, सब जगह जहां पर भी वो जाएगा उस चीज को जनरलाइज करेगा, और सब जगह इसी तरीके की लर्निंग उसके अंदर आ जाएगी। एक होता है एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन का मतलब कि आपने रीइंफोर्समेंट देना कम कर दिया या बंद कर दिया, कुछ समय बाद लर्निंग हो नहीं पाई, आपने बीच में ही बंद कर दिया, तो वो लर्निंग एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। बिहेवियर वो क्या हो जाएगा, आपका फेड हो जाएगा। बहुत बार होता है, बच्चों को कुछ सिखाते हैं लेकिन माँ बाप फिर छोड़ देते हैं बीच में सिखाना, लर्निंग फेड हो गई, खत्म हो गई। ठीक है। एक होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि बच्चों को ये समझ में आना कि भाई मुझे अलग अलग जाके ना, मुझे हर जगह जाके ना एक ही तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देना, मेरी लर्निंग बहुत प्रिसाइज है। मान लीजिए गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे इस तरीके से बिहेव करना है, लेकिन अगर कोई अननोन आदमी है ना तो मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना है, मेरा बिहेवियर अलग होगा। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है। और एक होता है आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब, मान लीजिए आपने कुछ सिखाया, आपने रीइंफोर्समेंट देना बंद कर दिया, लर्निंग खत्म हो गई एक्सटेंट, लेकिन आप उसको बाद में फिर रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है। इट कैन बी रीअपियर्ड आल्सो आफ्टर अ डिले। ठीक है। अगर लॉन्गर लॉन्गर गैप होगा, स्ट्रॉन्गर रिकवरी। ठीक है। मतलब आपने गैप दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपने फिर से रीइंफोर्समेंट देना स्टार्ट कर दिया, तो हम उस चीज को वापस से रिकवर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कोई भी आदत आपकी होगी या कोई काम आपका होगा जो आप भूल चुके हैं, लेकिन उसकी रिकवरी भी हो सकती है अगर फिर से रीइंफोर्समेंट देना स्टार्ट हो जाता है तो। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ कंसेप्ट देखे लर्निंग के। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉग्निटिव और जो लेटेंट लर्निंग होती है उनको देखने की कोशिश करेंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, यहाँ पर ये बेसिक एनसीईआरटी है, इनको हम और एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। आप चाहते हैं तो आप हमारे कुछ लेक्चर्स देख सकते हैं जो एडवांस लेवल वाले हैं, अलग अलग स्कूल्स के बारे में। इसके अलावा साइकोलॉजी ऑप्शन का जो फाउंडेशन बैच है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ मई। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ये बैच रहेगा। टेस्ट सीरीज, कंप्लीट मटेरियल, 2 साल तक ये वैलिड रहेगा कोर्स। रेगुलर आंसर राइटिंग आपकी इसके अंदर रहेगी, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सारे प्रॉब्लम के लिए। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसके अलावा आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप सारी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।